मधुपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव को लेकर एसडीओ योगेंद्र प्रसाद ने ईवीएम के रखरखाव को लेकर महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अभियंता को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जहां मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी, पदाधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। ये संभावित नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के हम लोग यहाँ कॉलेज में ईवीएम के रखने के लिए, बजगृह बनाने के लिए जो आवश्यकता होती है भवन का, उसी को देखने के लिए आए थे। हम लोग आकलन कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों का ईवीएम सुरक्षित ढंग से रखा जा सकेगा या नहीं। इसी प्रकार से काउंटिंग भी यहाँ पे पूरे हम लोग करवा पाएंगे कि नहीं, इसी सब का हम लोग देख रेख करने के लिए आए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम झा जुड़ चुके हैं। राम, मधुपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही है? जी नुपुर, मैं बता दूं कि नगर परिषद अध्यक्ष पद का जो उपचुनाव होना है, इसको लेकर के तमाम प्रशासनिक तैयारियां अब धीरे धीरे चुस्त दुरुस्त की जा रही है। इसी को लेकर के कल जो है एसडीओ रिटर्निंग ऑफिसर योगेंद्र प्रसाद ने भी मधुपुर कॉलेज के परिसर का जायजा लिया। इससे पहले भी जो चुनाव हुआ था उसमें वज्रगृह मधुपुर कॉलेज में बनाया गया था, और जाकर के उन्होंने तमाम कमरों की जानकारी ली और किस प्रकार से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, किस प्रकार से सारी प्रशासनिक व्यवस्था की जानी है, इसको लेकर के वे सजग हैं और लगातार वे प्रतिदिन किसी न किसी चीज को लेकर मीटिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। बता दें कि ये जो अध्यक्ष पूर्व जो थी स्वर्गीय, माफ कीजिएगा, लतिका मुर्मू जी, उनका कोरोना से विगत 2020 में जो है निधन हो गया था, जिसके बाद ये चुनाव इस बार हो रहा है। और लगभग 2.5 वर्ष अभी तक नगर परिषद का जो कार्यकाल है बीत चुका है, और उसके बाद अब चुनाव होने हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से 2 पार्टियां जेएमएम और भाजपा के जो उम्मीदवार होंगे वही चुनाव में सक्रिय दिखेंगे। और यहाँ का जो है सीट रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति से ही कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो है और तमाम पार्टियों भी हलचल शुरू हो चुकी है। प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफी तेजी से देखी जा रही है। जी नुपुर, दोनों पार्टियों की तरफ से किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है उपचुनाव को लेकर? दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार के प्रति जो है जीत का दावा कर रहे हैं, और जबकि विगत जो है भाजपा से जो चुनाव लड़े थे, दूसरे स्थान पर रहे थे अशोक गौंड जी, तो शायद इस बार उन्हीं को टिकट दिया जाए भाजपा से। लेकिन अभी जेएमएम ने अपना पत्ता अभी नहीं खोला है कि उनके तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे। ऐसे में 2-3 नाम हैं, उन पर चर्चा चल रही है। अब देखा जाना है कि जेएमएम किन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करती है, उसके बाद ही इसको लेकर के कुछ कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन जो शहरी निकाय क्षेत्र है ये, इसमें कुल 46 बूथ है और सिर्फ शहरी मतदाता ही इसमें अपना वोट कास्ट करेंगे। और शहरी रुझान जो पिछले वर्ष का रहा था वो तो जेएमएम के प्रति ही था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर। और जो जीती थी लतिका मुर्मू जी, और जिस वादा के साथ उन्होंने चुनाव जीता था, जो वादा किए थे उन्होंने, उस वादों को तो लगभग पूरा किया है। अब देखना है कि अब 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल बचा है, ऐसे में जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं उन्हें किस प्रकार से जनता अपना समर्थन देती है। शुक्रिया राम झा का तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। औरंगाबाद शहर में 3 दिनों से वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन लगवाने आए लोग वैक्सीन नहीं होने के चलते बिना वैक्सीन लगवाए ही निराश होकर लौट रहे हैं, जबकि 6 महीने में 18 लाख वैक्सीन लोगों को लगानी है। हालांकि जिले ने वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी पकड़ी ही थी कि अब आपको बता दें कि अब वैक्सीन की कमी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। घंटों इंतजार के बावजूद लोग वैक्सीन नहीं लगा पा रहे, क्योंकि वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है और ना ही इससे जुड़ी कोई भी नोटिस केंद्र में लगाई गई है। एक तरफ सरकार लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ औरंगाबाद शहर का ये हाल है। एक्चुअली मैं यहाँ पे वैक्सीन अपने फादर को लगवाने आया हूँ। मैं कल से घूम रहा हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ पे स्टाफ सही तरीके से नहीं बताते हैं कि वैक्सीन कब उपलब्ध होगी। एक्चुअली मैंने गांव पे भी गया था, मेरा घर डुमरी हुआ,
डुमरी में जब वहाँ गया मैंने तो वहाँ पर सिर्फ 60 डोज ही अवेलेबल था लेने के लिए। वहाँ पे मतलब 200 से 300 लोग उपलब्ध है, पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराए गए। अब देखिए इस तरह से गवर्नमेंट बोलती है वैक्सीन ले लो वैक्सीन ले लो, जब लोग लेने के लिए इच्छुक हुए हैं तो क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है? ये मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से है। मोदी गवर्नमेंट इसका रिप्लाईज है, जवाब दे। लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो लोग जागरूक हो रहे हैं। पहला डोज है, दूसरा डोज। कितने बजे आप पहुंचे यहाँ सेंटर 10 बजे से आकर बैठे हुए हैं। कोई नोटिस नहीं है? कोई नोटिस नहीं है, कोई पता नहीं है कब तक खुलेगा या ना खुलेगा। 2 घंटा इंतजार करेंगे, इसके बाद फिर चले जाएंगे। देखते हैं कब तक आएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीनानाथ जुड़ चुके हैं। दीनानाथ, औरंगाबाद में 3 दिनों से वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लग रही है, और ऐसे में प्रशासन का ये दावा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। कैसे हो पाएगा ये? बिल्कुल सक्सेना, एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि औरंगाबाद में जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है, 3 दिन से यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, कोरोना वैक्सीन नहीं है। और गांव देहात से चल कर सैकड़ों की संख्या में, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। ये जो घटना, जो केंद्र आप देख रहे हैं, वो केंद्र जो है औरंगाबाद का बहुत चर्चित केंद्र है रेड क्रॉस में भी वैक्सीन नहीं है। यहाँ पर जो केंद्र बनाया गया है, वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया है, एक टाउन हॉल है, जो टाउन हॉल को केंद्र बनाया गया है, वहां पर भी वैक्सीन नहीं है। पूरी तरह से औरंगाबाद जो है 3 दिन से यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, जबकि जिला को 18 लाख का लक्ष्य दिया गया है और 3 दिन से वैक्सीन गायब है। अच्छा, बात तो यहाँ पर आता है, लाजमी ये हो रहा है कि जब अगर वैक्सीन नहीं है तो वहां पर एक नोटिस लगाई जाती है, लेकिन ना तो कहीं नोटिस आती गई है और ना ही वहां पर कोई स्वास्थ्य कर्मचारी भी उपलब्ध है जो एक चीज को बताए कि मेरे पास वैक्सीन है या नहीं है। इस बिंदु को लेकर के जब हमने चर्चा किया, इस बिंदु पर सिविल सर्जन से बात करना चाहा, वहां पर उपस्थित थे, लेकिन जब मेरा कैमरा उनके सामने गया तो कैमरा पर कहने से साफ इनकार कर गए। कैमरा पर कुछ कहने को तैयार नहीं हुए। इससे लेकर के जिला पदाधिकारी से भी वार्ता की गई, लेकिन कोई भी कहीं इस बिंदु पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। आखिर मामला क्या है, अभी तक उजागर नहीं हो पाया है सक्सेना। दीनानाथ, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो औरंगाबाद में 3 दिनों से वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को सिर्फ हाथ लग रही है, तो वो है निराशा। तो वही केंद्र पर भी कोई नोटिस नहीं लगाया गया है। बगहा के रामनगर के परसोनी पंचायत में लगातार हो रही पेड़ों की कटाई से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पेड़ों की कटाई पर वन विभाग की भी मिलीभगत होने की बात कही है। वहीं जिला वन पदाधिकारी मनोज कुमार ने इस दिशा में दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आज बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि जहां पेड़ बचाओ पेड़ अभियान के तहत थारू समाज के लोग एक तरफ पेड़ के पास चिपक करके पेड़ बचाने का काम किए, आज वहीं आज ऑक्सीजन के लिए जहां पूरे बिहार में हाहाकार मची हुई है, वहां ऑक्सीजन काट दिया जा रहा है। यह वन विभाग को मैं अपने मुखारबिंद से कहना लाख लाख धन्यवाद उनको देना चाहता हूं कि आप आकर के अपना पेड़ देख लीजिए कि आपका पेड़ कसाई कैसे काट रहा है। इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि उसका गार्ड वगैरह नहीं है। रात में लोग चोरी करता है, रात में गार्ड रहेगा तब न बचेगा। दिन में तो ऐसे कोई नहीं छूता है, रात में छूता है। रात में लोग काट कर ले जाता है। अब कौन पता करे कहाँ का है? गार्ड रहेगा तभी न पता करेगा। तो कहाँ कहाँ पेड़ कटे हुए हैं? पेड़ कटा है परसौनी से जौन सावनाहा रोड आता है बकवा पूरब साइड से, उसमें कुछ पेड़ कटा है। परसौनी से जो सावनाहा मंदिर के पास आता है उसमें 1-2 पेड़ कटा है। और जो परसौनी से झाररवा जाता है उसमें भी पेड़ कटा है। ये 3 रोड है, 3 रोड में कटता है। कोविड टीकाकरण में बिहार का सबसे पहला प्रखंड जहां 100% टीकाकरण कर लिया गया है, वे प्रखंड बिहार का टॉप जिला प्रखंड भी बन गया है। आपको बता दें कि बिहार के मोतिहारी का बनकटवा स्वास्थ्य केंद्र पहला ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जो अपने इलाके को पूर्ण रूप से टीकाकरण कर चुका है, जिसके बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है, जिससे जिला प्रशासन में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। एक गौरव की बात है, पूर्वी चंपारण
जिलावासी विशेष तौर पे जो है बनकटवा प्रखंड ढाका अनुमंडल के जितने भी लोग हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आगे आके जो है पूर्वी चंपारण ज़िले का मान बढ़ाया है। वहाँ के जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं उसमें विशेष तौर पे ANM, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ एवं प्रशासन के भी जो कर्मी हैं जो अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, वहाँ के मनरेगा के PO, तो सभी लोगों ने और जनप्रतिनिधि लोगों को विशेष धन्यवाद इसलिए क्योंकि उन्होंने जो भी हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधि, अभी के वर्तमान जनप्रतिनिधि, उन्होंने आगे आके बढ़ चढ़ करके पंचायतवार हिस्सा लिया और जो बनकटवा प्रखंड है इसको पूर्णतः जो फर्स्ट डोज है उसको वैक्सीनेशन का काम यहाँ पे किया है। 47,000 से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन वहाँ पे किए गए हैं। वहाँ पर प्रखंड से हम जब पंचायत में गए वहाँ पर तो पंचायत में ये हुआ कि वहाँ पर पब्लिक लोगों ने पहले टीका लेने से इनकार करने लगा। वहाँ पर मुखिया साहब से भी हम लोग हेल्प मांगना शुरू किए तो नहीं मिल रहा, लेकिन बाद में वहाँ पर जब जिला से वहाँ से जब लेटर आया, वहाँ सब प्रशासन यहाँ पर आए लोग, तो उसके बाद में यहाँ पर सब लोग टीका के प्रोत्साहन मिला और धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ते गया और टीका पड़ने लगा। अच्छा, तो फिर आप लोग इतना तेज़ी में टीका कर लिए और पूरे प्रखंड को 100% कर लिए, कैसे हुआ ये संभव? इसके लिए वहाँ से DM साहब, DC महोदय और बनकटवा का BDO साहब और CO साहब जितने भी अधिकारी थे, इसमें निम्न वर्ग के भी अधिकारी थे प्रखंड स्तर पर। बनकटवा का प्रथम स्थान आया है टीकाकरण में और टीकाकरण से हम लोगों को देने से हम लोगों को बहुत अच्छी बात है और सभी लोग उस टीकाकरण लेकर के इस महामारी से बचने के लिए अपना बचाव किए हैं। हाँ, स्वास्थ्य विभाग इसका मतलब कड़ी मेहनत मशक्क़त की। स्वास्थ्य विभाग भी बहुत दिन रात मेहनत करके ऐसा उपलब्धि पाए हैं जिसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बधाई दी है बनकटवा वासी को और प्रभारी को। आप स्वास्थ्य मंत्री को कुछ कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री वो तो आपको बधाई दी, आप कुछ कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री तो हम लोगों को सबको बधाई दिए हैं। हाँ। हम लोग के सहयोग से, प्रभारी जी के सहयोग से और आम जनता के सहयोग से यहाँ उपलब्धि मिला है बनकटवा का। हमारे चिकित्सा पदाधिकारी, सभी स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि एवं हमारे पार्टनर एजेंसी के सहयोग से हमें सफलता मिली है। बनकटवा प्रखंड के सभी ग्रामीण लोग टीकाकरण लेने में उत्सुकता दिखाया और काफ़ी उत्साह और उत्सुकता से टीकाकरण लिया। समय से जिला के द्वारा टीका भेजा गया और हम लोगों के मांग के अनुरूप समय से टीका मिला, जिसके वजह से हमें सफलता मिली। हम लोगों को यह अनुमान भी नहीं था कि हम लोग बिहार एवं जिला स्तर पर प्रथम आएंगे। हम लोगों केवल कर्तव्य का पालन किए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से बिहार में बनकटवा प्रखंड में टीकाकरण तेजी से किया गया है, अब टीकाकरण नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है, तो किस तरह से प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया वैक्सीन के प्रति? कि वहाँ पर यूनिसेफ की कार्यकर्ता अहम की गई है और वहाँ यूनिसेफ के द्वारा जो है ना वहाँ स्थानीय स्तर पर जो पूर्व मुखिया है और पूर्व जनप्रतिनिधि के साथ और वर्तमान जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी के साथ बैठक कर करके लोगों को जागरूक किया और डोर टू डोर जा करके लोगों को जागरूक किया। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा जो कोविड रथ चालू कराया गया है, कोविड रथ का भी लाभ मिला है यहाँ पर और इस तरह से करके 65,000 के करीब में बनकटवा की जनसंख्या है, जो 65,000 टीका होनी चाहिए था उसको 52,500 कर लिया गया है। इस तरह से बिहार में यहाँ प्रथम आया है। अरविंद, और प्रखंडों को भी बनकटवा प्रखंड से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि कुछ हफ्तों में कहा जा रहा है तीसरी लहर आ रही है और ऐसे में जल्द से जल्द लोगों का वैक्सीनेट होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन और प्रखंड को पूर्णतः वैक्सीनेशन करने के लिए तत्पर है और आदेश भी कर चुके हैं। अभी शहरी क्षेत्र के रक्सौल और मोतिहारी को पूर्णतः टीकाकरण करने की निर्देशित कर चुके हैं। साथ ही पिपरा कोठी प्रखंड है उसको भी निर्देशित कर दिया गया है। पिपरा कोठी भी तुरंत बहुत जल्द ही वो
पूर्णतः प्रखंड वैक्सीनेशन पूर्ण 100% कर लेगा। शुक्रिया अरविंद कुमार आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिरोजाबाद थाना खैरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही मनोज कुमार को एसएसपी अशोक कुमार ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अशोक कुमार ने बताया कि वैगनार गाड़ी में बैठकर पति की सहमति से इस घटना को अंजाम दिया गया था। क्या घटना हुई है आपकी बहन के साथ? दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म किस तरह घटना हुई है? यहाँ से लगा के ले गए थे जी, हमारे घर के कहने के। अच्छा, क्या क्या कह के ले गए? फिर आपका भाई के फोन आया है जी, और चलो भाई। कौन लेके गया था? उनके पति और मनोज कुमार। मनोज कुमार कौन है ये PRD पे वो है, नेट पर सिपाही है। सिपाही है। अच्छा, तो कहाँ से लेके गए थे ये? घर से। छोड़ा कहाँ है? इधर पृथ्वीपुर के पृथ्वीपुर के आसपास। तो कब की घटना है ये? कल की। यस, एक महिला ने दरख्वास्त दिया कि उसके साथ गलत कार्य किया गया है। एक सिपाही पे आरोप था और उसके पति पे था, तो उसका FIR लिखा गया, उसकी जांच की गई, तो तथ्य इस तरह से सामने आए कि वो महिला उसका पति राजू और एक सिपाही है मनोज, ये PRB का ड्राइवर है। उन दोनों की अच्छी दोस्ती है। सिपाही ड्यूटी पे था 26 तारीख को रात 8 से सुबह 27 को 8 बजे तक था। कल 8 बजे के बाद वो फ्री हो गया था, आप ड्यूटी था। उसकी ड्यूटी फिर आज से शुरू होती। तो कल वो सिपाही और उसका पति दोनों उस महिला से कहते हैं कि चलो तुम्हारे मायके तुमको छोड़ना है। उसका मायका भी वहीं बड़ौस में ही है, 8-10 किलोमीटर पे, उसी थाने में। उसे लेके चलते हैं। सिपाही की अपनी एक गाड़ी होती है वैगनार, खुद की है गाड़ी। उस गाड़ी पे उस महिला को बैठाते हैं, उसका पति बैठता है, दोनों लेके चलते हैं। नगला भवानी एक जगह पड़ती है, वहाँ सुनसान सा है, वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं। पति उसका उतर जाता है, पति की सहमति थी उसके सिपाही के साथ, उतर जाता है। फिर वो जैसा कि बताती है गलत कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में संचारी रोग नियंत्रण के लिए CDO अतुल वत्स ने सफाई अभियान चलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस सफाई अभियान चलाया गया। मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने खुद अभियान का नेतृत्व कर विकास खंड बधैया परिसर और वहां बने तालाब की साफ सफाई की। आपको बता दें, सफाई अभियान में जिला पंचायत राज अधिकारी RK भारती, खंड विकास अधिकारी आशीष श्रीवास्तव सहित तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने एक विशेष सफाई अभियान ब्लॉक बधैया के परिसर में चलाया था। 26 तारीख को हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था, तो ये पाया गया कि बधैया में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कुछ समस्याएं थी, और साथ ही साथ वहाँ पर जो एक परिसर में तालाब था वो बिल्कुल पट गया था, झाड़ियाँ वगैरह उगाई थी, उसके ऊपर साफ़ सफाई नहीं हो रही थी, काफ़ी समय से उसको देखा नहीं गया था, उसे जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी। तो ये प्लान किया गया कि एक अभियान चला के ब्लॉक बधैया के लगभग 120 सफाई कर्मी और ब्लॉक दुबेपुर जो सहवर्ती ब्लॉक है उसके 100 सफाई कर्मियों को आज बुलाया गया। तो सुबह 6 बजे से हम लोग DPRO साहब, BDO साहब और मैं स्वयं वहाँ मौजूद था। लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे हमारे द्वारा सफाई की गई, श्रमदान किया गया और पूरा उसको साफ कर दिया गया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार और जिला प्रशासन लगातार कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उपायुक्त ने सड़क पर उतरकर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मास्क को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने वाले और निश्चित अवधि के बाद भी बाजार में बिना किसी कारण के घूमने वालों का चालान काटा गया। लॉकडाउन में काफ़ी छूट दिए गए हैं, दुकानों को भी खोलने का समय काफ़ी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी के साथ में देख रहे हैं कि लोग भी बहुत कैजुअल हो रहे हैं। कोविड बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क प्रयोग करना, तो शहर में देखा जा रहा है कि लोगों ने उसको थोड़ा लाइटली ले लिया है। 50% से ज़्यादा लोग मास्क नहीं लगाते। तो इसी के लिए हम कल से आज अनाउंस कराए हैं, कल से सघन जाँच हम लोग शुरू करेंगे। लोग नहीं मास्क प्रयोग करेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, उनके ऊपर हम चालान करेंगे। साथ ही साथ जो दुकानदार ऐसे लोगों को मार्केट में सामान वगैरह देते हैं, हम उन दुकानदारों पर भी कार्रवाई करेंगे।
कि आपको जब स्पष्ट ये निर्देश है कि बिना मास्क लगाए व्यक्ति को आपको सामान नहीं देना, तो ये ध्यान रखें। आज हम लोग की वार्निंग दे रहे हैं, कल से हम चालान शुरू करेंगे, फिर से हम लोग पूरे वीक सेकंड जांच करेंगे। अगली खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां डीडीयू जीआरपी पुलिस ने गोल्ड तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। मामले में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध सोना बरामद करने के साथ साथ 2 अभियुक्तों को भी पकड़ा है। वही बरामद सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। आज रूटीन चेकिंग के तहत जीआरपी और आरपीएफ स्टाफ द्वारा प्लेटफार्मों पर चेकिंग की जा रही थी। इसमें 7-8 प्लेटफार्म पर पश्चिम साइड में 2 व्यक्ति पकड़े गए, जिनके पास से 6 किलो 64 ग्राम। फिरोजाबाद की पचोखरा थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इसमें शामिल 3 अभियुक्तों को अवैध असला के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही चोरी की 12 मोटरसाइकिल लॉक तोड़ने वाली मास्टर चाबी भी बरामद की गई है। इसकी जानकारी सिटी एसपी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। थाना पचोखरा हरवेन मिश्र जो एसओ हैं वहाँ के, उनके तत्वाधान में ये संयुक्त कार्रवाई एसओजी और थाना पचोखरा की हुई है, जिसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं और 12 मोटरसाइकिलें उनकी निशानदेही पे बरामद हुई हैं। भदोही जनपद में क्राइम ब्रांच और गोपीगंज कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 3 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट की सोने की चेन, लूट के 16,000 रुपए, 4.5 किलो गांजा, 2 बाइक भी बरामद की गई है। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। 3 अंतर जनपदीय लुटेरे आलोक कुमार यादव, जान खान और इमरान अली, ये तीनों जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं। तीनों जो है वाहन चोरी, छिनैती, लूट, इसमें सक्रिय इनका गैंग है। इसमें ये पकड़े गए हैं। अथक परिश्रम के साथ तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4.5 किलो गांजा, 2 मोटरसाइकिल चोरी की, मोबाइल और 16,000 रुपया नगद, और पीछे के जो छीने गए अपने ही थाने के मुकदमे की क्राइम नंबर 58/2021, इससे संबंधित सोने की चैन, ये सब बरामद की गई है। वहीं मऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने स्वर्ण व्यवसायी का अपहरण कर रुपए और ज्वेलरी लूट मामले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में मुठभेड़ के बाद 6 शातिर लुटेरों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने लूट के रुपए, ज्वेलरी, 3 तमंचा, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और एक वैगनार कार बरामद की है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 14 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें घोसी थाना क्षेत्र में चंदापार जगह पड़ती है, वहाँ के एक शराब व्यवसायी, उनको एकांत में एक स्कॉर्पियो में आए लोगों ने गाड़ी में बिठा लिया था और उनको लेकर लगभग रात में 1 बजे तक वो घूमते रहे। उनसे दुकान की चाबी लेकर वो पुनः दुकान में आए और दुकान से कुछ सामान और उनके पास जो पैसा था उसको उन्होंने लूट लिया। ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी। इसको देखते हुए तत्काल टीम को एक्टिवेट किया गया था और इस घटना का आज अनावरण हुआ। इसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसमें से 5 अभियुक्त वो हैं जो कि घटना में सीधे तौर से सम्मिलित थे, जो कि घटना को अंजाम देने में साथ रहे हैं, स्कॉर्पियो में रहे हैं, दुकान पे आए हैं और सामान लूट लिए। इसके अलावा एक अभियुक्त वो भी है जो कि इस घटना से संबंधित जो भी माल था उसको उसने खरीदा था और इन लोगों को उसका माल खरीद करके, चोरी का माल खरीद करके जो पैसा दिया है, वो भी एक अपराध है। उसके तहत उसको गिरफ्तार। एक बार फिर रायबरेली में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। रायबरेली उच्चाहार कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने मेडिकल स्टोर संचालक से चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित से घटना के बारे में जानकारी हासिल की और इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अपने रोड पे गए,
और जो है 2 आदमी हमारे पीछे से आके गाड़ी लगा दिए और जो है कहे कि 2 आदमी तुमको जमुनापुर के मारने के लिए भेजे हैं, लेकिन तुमको मारेंगे नहीं, सीधे साधे आदमी हैं, जो पैसा है दे दो। अच्छा। तो गाड़ी से उतर के चप्पू लगा दिए, बैट से मारने के लिए दूसरे लड़के को कहे, वो बैट लेके मारने को करने का हमने बोला कि जो मारो ना, जो लेना है ले लो। तो वो सब ज़बरदस्ती जेब से सब कुछ निकाल दिया। कितना पैसा था आपके पास? 3.5। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।